नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं नहीं समझ पाया, आपको समझ में आया तो आप बताइएगा कि आखिर संजय सिंह से इतना डर क्यों लगता है। और फिर मैं जब डर का पैमाना देखता हूं तो मुझे लगता है इस दौर में हर उस आदमी से साहिब को डर लगता है जो सच बोलने की हिम्मत करता है। साहब और उनकी चौकड़ी हर उस व्यक्ति से परेशान है जिसकी जवान को वो बंद नहीं कर सकते। तानाशाह को सबसे ज्यादा डर उन लोगों से लगता है जिनके बारे में तानाशाह सोचता है कि वो उससे डरते नहीं है। तानाशाह का डर ये है कि उसका डर खत्म हो जाए। संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। देश के जाने माने वकीलों ने कहा कि कोई आधार नहीं है जिस आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाए, मगर आधार था। वकील लोग नहीं समझ पाए कि आधार क्या था। मैं आपको बताता हूं आधार क्या था। संजय सिंह देश के इकलौते सांसद ऐसे हैं जिन्होंने संसद में, हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर नारेबाजी करी, उनके खिलाफ नारेबाजी करी, बहुत तीखे शब्दों में नारेबाजी करी। वो शब्द इस्तेमाल किए जिनके बारे में कोई प्रधानमंत्री के लिए कहने की कल्पना नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री जी गडकरी का सिर काट दें, राजनाथ सिंह को ढक्कन कर दें, योगी जी के पर कतर दें, लेकिन इन नेताओं की हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए एक भी टिप्पणी कर दें। लेकिन संजय सिंह ने विरोध का सुर इतना तेज किया कि वो आवाज पूरी दुनिया में गूंज गई। संसद में प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा कि कारपोरेट से उनकी जो दोस्ती है उसने देश को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और प्रधानमंत्री भौचक्के थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे चरण में जब उनका डंका उनके लोग बताते हैं दुनिया में बज रहा है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष उन्हें देवताओं का देवता कहते हैं। राम जन्मभूमि जन्मभूमि में जमीन के घोटाले में जिस शख्स का सबसे ज्यादा नाम आया वो चंपत राय, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। ऐसे महान पुरुष को हाउस में कोई सीधा मुंह पे बेईमान कह दे तो महापुरुष को दुख तो होगा ही, प्रधानमंत्री को दुख तो होगा ही। और जब प्रधानमंत्री को दुख होगा तो प्रधानमंत्री दुख भूलते नहीं है, वो बदला जरूर लेते हैं। उन्होंने बदला लिया। कोई आरोप हो ना हो, कोई गलती हो ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री का अपमान किया, यह गलती बहुत बड़ी है। पहले ईडी ने उनके घर पे, संजय सिंह के घर पे छापा मारा, उससे पहले नोटिस दिया और बदले में संजय सिंह ने ईडी को ही मानहानि का नोटिस दे दिया। ईडी ने माफी मांगी और साहब को लगा ये तो दांव उल्टा पड़ गया, लिहाजा दोबारा कहा गया कि अब दिमाग ठीक करो। संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि 6 महीने से रखे हुए हो, है क्या मामला, बताइए, वरना हम पीएमएलए कोर्ट के धाराओं के तहत जमानत दे दें। और वो जमानत दे दी जाती है धाराओं के तहत, उस मुकदमे के तहत। तो पता चल जाता कि शराब कांड तो कुछ है ही नहीं, कोई रुपए की बरामदगी है ही नहीं, ये सब कांड तो क्रिएट किया हुआ है। लिहाजा ईडी ने विरोध नहीं किया, जमानत हो गई। लेकिन जमानत में के बाद जो शर्तें कोर्ट से तय की गई हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। और वो ये शर्तें बताते हैं कि संजय सिंह के जेल से निकलने से पहले ईडी की कपकपी क्यों चढ़ी हुई है। मैं आपको बताता हूं, आज तक पे खबर आई है, बाकी वेबसाइट पे खबर चल रही है। मैं बताता हूं कि कोर्ट ने जो जमानत शर्तें बनाई हैं उसकी 5 शर्तें हैं। ये बताया गया है कि जमानत बॉन्ड जो भरेंगे वो उनकी पत्नी भरेंगी। उनके वकील ने कहा कि मेरे सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको भागने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहीं रहेंगे। लेकिन जो शर्तें हैं उस शर्तों में कहा है कोर्ट ने कि वो दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब संजय सिंह कहीं चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश के बाकी जगह ना चले जाएं, गुजरात ना चले जाएं, गुजरात जाके साहब के बारे में ना बोल दें। तो शर्त यह है कि वो दिल्ली और एनसीआर नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी स्थिति में दिल्ली एनसीआर छोड़ना पड़ा तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देंगे। एनसीआर छोड़ते हैं तो यात्रा के कार्यक्रम को इंक्वायरी ऑफिसर के संग साझा करेंगे। लोकेशन शेयरिंग ऑन रखेंगे।
मतलब आप सोचिए, आप जाएंगे तो लोकेशन ऑन रख के आईओ को बताते रहेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सारी बातें आप बताएंगे। ये रूटीन की किसी जांच में होता नहीं है, लेकिन ये मामला संजय सिंह का है तो लोकेशन ऑन रखेंगे। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अपनी भूमिका या ईडी की जांच पर सार्वजनिक तौर से किसी टिप्पणी पर चर्चा नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं, मतलब संजय सिंह को जमानत भी दे रहे हैं, कह नहीं सकते कि भैया तुम्हारा कांड में तुम्हारी भूमिका क्या है, इसके बारे में मत बता देना। डर किस चीज का? संजय सिंह को बोलने दीजिए ना, जेल से बाहर आए, जमानत आए तो बताए ना कि उनकी भूमिका क्या है। लेकिन शर्त यह है कि ईडी की जांच या फिर किसी भी विषय में टिप्पणी नहीं करेंगे, पासपोर्ट जमा करा देंगे। जैसे संजय सिंह भागने वालों लोगों में से हैं, वो शेर इंसान है। मैंने कल उनकी माँ का इंटरव्यू साझा किया था, जिसको 4 PM की टीम ने किया। और माँ भी शेर की माँ शेर ही होती हैं, शेरनी होती हैं। कल मैंने देखा वो तेवरों के साथ बोल रही थी। संजय सिंह को जांच में अगली शर्त जांच में सहयोग करने को कहा है। वो कहा है कि जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर साझा करेंगे। जमानत की ये शर्त है कि सबूतों से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि ये समस्या है। बहुत बीमार है संजय सिंह, इन दोनों लीवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं। 24 घंटे के लिए अस्पताल में एडमिट थे, वहीं से छुट्टी दी जाएगी और हम उनको बायोप्सी भी हो सकती है उनके लीवर के लिए। 6 महीने से उन पर आरोप है। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद में ये शर्तें क्या कहती हैं, इस विषय पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, मैं आपका परिचय कराता हूं सबसे। मेरे साथ मुंबई से धनंजय कुमार जी जोड़ रहे हैं। धनंजय जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द नागरिक अपना वेब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत अच्छे बड़े पत्रकार हैं। मेरे साथ नीरज झा जी जोड़ रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तमाम चैनलों पर उनको देखते रहते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और वंशराज दुबे जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वंशराज जी, मैं पहले शुरुआत आपसे करूंगा कि ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी हैं संजय सिंह की जमानत को कि आप बोलेंगे नहीं कि आपकी भूमिका क्या है, ईडी के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। संजय सिंह ऐसा क्या कर देते हैं जो संजय सिंह का इतना डर है? ईडी को डर है, अदालत को डर है, साहेब को डर है, बीजेपी को डर है। क्या करने जा रहे हैं संजय सिंह? कुछ खुराफात करने जा रहे हैं क्या? वंशराज जी सुन पा रहे हैं मेरे को? नमस्कार जी, मेरी वंशराज आवाज जी आ रही है आप, अब तक? जी बताइए वंशराज जी। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। नमस्कार आपको संजय भाई और आपके सभी को जो कल वंशराज जी मैं वंशराज जी आप वंशराज जी आप को लेकर वंशराज जी शायद नेटवर्क उनका है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो उनसे कह दें कि किसी नेटवर्क वाली जगह पे आ जाएं, तब वो जुड़े। ऐसे आवाज उनकी साफ नहीं आ पा रही है। नीरज भाई, आप तो बहुत राजनेताओं को करीब से देखते रहे हैं, तमाम जगह आपने बड़े बड़े आंदोलन भी कवर किए हैं। इतना डर कि शराब घोटाले में जिस अभियुक्त को जमानत दिया आपने कि 6 महीने से जेल में है, तो जमानत का विरोध तक नहीं करते। अब इतना डर कि अपनी भूमिका के बारे में आदमी बात नहीं करेगा। ये डेमोक्रेसी में कौन सी बात है कि आपकी भूमिका क्या है ये बाहर जाके बता मत देना किसी को? इतना डर क्यों है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, डेमोक्रेसी में संजय सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोड़ने के लिए। डेमोक्रेसी में इतना डर नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में ये डर हो सकता है। और जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो कहती हैं कि हमारे देश में अब डेमोक्रेसी नहीं, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। तानाशाही रवैये के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो तानाशाह ऐसा लगता है अपेरेंटली कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो किसी को भी डरा सकता है, किसी को भी दबा सकता है। लेकिन एक फैक्ट है कि जो तानाशाही रवैये वाला व्यक्ति होता है वो अंदर से बहुत डरा हुआ होता है। और डरा हुआ व्यक्ति, इसकी पहचान कैसे होगी? भाई आपसे जो सवाल पूछ ले, आप उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करें। इसमें मीडिया, जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनकी स्थिति क्या बनी और ऑल्टरनेटिव मीडिया का डेवलपमेंट क्यों हुआ, क्यों संजय शर्मा का 4 PM चैनल इतना देखा जाता है, क्यों रवीश कुमार यूट्यूब पर आए और यूट्यूब पर वो छा गए, क्यों अजीत अंजुम को यूट्यूब पे आना पड़ा। ऑल्टरनेटिव मीडिया का प्रादुर्भाव जो हुआ वो तानाशाह के उस डर के कारण हुआ। संजय सिंह की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। संजय सिंह से पहले मैं वरुण गांधी की भी बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि वो तानाशाह का जो डर है ना, उसको लक्षित करना, उसको सीमांकित करना बड़ा जरूरी है। वरुण गांधी केवल इस वक्त ऐसा देखें कि वो तमाम मुद्दों पे मुखर थे, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचला गया, तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। लेकिन 2013 का समय है संजय सर,
जब राजनाथ सिंह के साथ एक रैली शेयर करते हैं वरुण गांधी और कहते हैं कि राजनाथ सिंह का जो समावेशी व्यक्तित्व है वो इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश की विविधता को नेतृत्व कर सकता है। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी 2014 के लिए अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को चिन्हित करने की कोशिश कर रही थी। नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे थे, इसमें वरुण गांधी राजनाथ सिंह का नाम आगे करते हैं। तो आपकी जो जर्नी है उसमें एक ऑब्स्टिकल आपको वरुण गांधी दिखा, तो आपने वरुण गांधी को तैयारी कर ली कि वरुण गांधी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। वरुण गांधी जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे तब जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन अमित शाह अध्यक्ष बनते हैं और जनरल सेक्रेटरी के उस पोस्ट से वरुण गांधी को हटा देते हैं। बंगाल के प्रभारी थे वरुण गांधी उस वक्त, बंगाल का प्रभार से उनको मुक्त कर दिया जाता है। वरुण गांधी क्योंकि मुखर नेता है, गांधी परिवार से आते हैं, संजय गांधी की विरासत है उनके पास, है ना, तो उन्होंने अपनी मुखरता से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लगातार बोलते रहे, सवाल पूछते रहे। और यही तो होता है भाई, सांसद हैं आप, एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप सवाल उठाएंगे, लेकिन सवालों से तानाशाह डरता है, इसीलिए वरुण गांधी को रास्ते से हटाया गया। वरुण गांधी का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि वरुण गांधी उनके किसी विपक्षी खेमे का व्यक्ति नहीं था, वरुण गांधी उनकी पार्टी का व्यक्ति था। बातें हैं संजय सिंह के। जब आप मुखर राजनेताओं की बात करेंगे जिन्होंने सदन के अंदर आंखों में आंखें डाल के, जो कहते हैं ना, लाल आंखें दिखाकर विरोध करना, आलोचना करना, समीक्षा करना आपकी एक एक पॉलिसी का, और उनका जो अपील है वो लोगों तक पहुंचता है, उनकी भाषा शैली ऐसी है। तो संजय सिंह ने यह काम लगातार किया। संजय सिंह ने सदन के अंदर और सड़क के ऊपर मीडिया से बातचीत करते हुए जो साहेब की पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को लगभग एक्सपोज करके रख दिया। तो साहेब कुड नॉट अफोर्ड कि संजय सिंह बाहर रहे, है ना, इसलिए संजय सिंह को अंदर किया गया। और पूरा जो एक्साइज पॉलिसी का मामला है, भाई पहले मनीष सिसोदिया अंदर होते हैं, संजय सिंह अंदर होते हैं, बाद में आप अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ लेते हैं, और एक्साइज पॉलिसी के जिस सिलसिले में आप पकड़ते हैं उसकी परतें तो खुल चुकी हैं। जिस आदमी को आपने अप्रूवर बनाया उस आदमी से पैसा किसने लिया, 100 करोड़ की बात आप करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने लिया, वो 100 करोड़ रुपया कहां है उसकी अब तक कोई बातचीत है नहीं, लेकिन ये बात तय है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उसने आपको पैसा दिया है, मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो चुकी है। तो एक डर तो ये है। दूसरी बात, संजय सिंह को जो जमानत मिली आपने वो क्लियर कर ही दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है कि हमको तो कोई एतराज दिखता नहीं है, संजय सिंह को जमानत दिया जा सकता है, दे दो, वरना हम पीएमएलए एक्ट के तहत देखेंगे। अब पीएमएलए एक्ट के तहत देख के अगर जमानत मिलता तो उसमें यह कहा जाता कि प्राइमा फेशिया, प्रथम दृष्टया संजय सिंह के खिलाफ कोई आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए जमानत दे रहे हैं। इससे उनका केस जो है लीगैलिटी में, डॉक्यूमेंट्स में कमजोर हो जाता है। ईडी ने भी विरोध नहीं किया, जमानत दे दिया। लेकिन हाँ, संजय सिंह पे जो बंदियां लगी है जिसका जिक्र आपने किया है, वो सरकार की तरफ से लगनी बड़ी जरूरी थी। सरकार के लिए ये बंदिशें बहुत, क्योंकि संजय सिंह एक मुखर नेता है, जबरदस्त भाषा शैली है, और जो लोगों के बीच में है वो शानदार है। संजय सिंह की बातचीत सोशल मीडिया पर चल रही थी कि यूपी के अंदर सुल्तानपुर में जाके वो रैलियां कर सकते हैं। यूपी में बहुत जो ठाकुर वाला जो पूरा विवाद है उसका भी नुकसान उनको हो सकता है। अभी वेस्टर्न यूपी में हमारे रिपोर्टर्स घूम रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगीत सोम जो है वो संजीव बालियान के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। ठाकुरों की पंचायत हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई कोई भी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। कुछ और खबरों की तरफ हमको देखना चाहिए। खबरें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, ये लोग पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं या विपक्षी धड़ों में शामिल हो रहे हैं। क्या 2019 में ऐसा माहौल था? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता ये अफोर्ड कर सकता था कि भाई हम दूसरी पार्टी में चले जाएं? नहीं कर सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पूरी एक्सपोज हुई है और सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ फैसले बड़े अच्छे हुए हैं, इन सब चीजों से यह साबित होता है कि गोदी मीडिया कुछ भी दिखाता रहे, गोदी मीडिया के एंकर्स चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि हम तो डिफेंड करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करना ही हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन ये बात इस बात से भी साबित होती है कि प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करने की जरूरत आन पड़ी है। आप गोदी मीडिया पे कोई भी चित्र दिखाते रहे, अंकित करते रहे, सच्चाई ये है कि जमीनी जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में मौजूद नेता भी जो हैं उनको पता है कि भाई जो है ना, जमीनी हालात भी बदलते जा रहे हैं। हम जो कुछ भी है वो लोगों की वजह से हैं, और लोगों के बीच में एक माहौल बन रहा है कि ये जो व्यक्ति था जिसने 2014 में बहुत सारे वादे किए, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, सुरक्षा को लेकर, सामाजिक सद्भाव को लेकर, इसमें किसी भी चीज को वो पूरा नहीं कर पाया इन कसौटियों पे कस के। तो लोग इसके खिलाफ हो रहे हैं और हमको भी इसके खिलाफ जाना पड़ेगा।
अब इसमें अगर संजय सिंह जैसा कोई अपीलेंट नेता भाषण दे पाता है, लोगों के बीच जा पाता है, तो ये जो मुश्किलें हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये जिस डर को 400 पार का लबादा आप उड़ा जरूर देते हैं, लेकिन हकीकत आपको पता है वो डर और बढ़ेगा, और वो जो मुश्किलें हैं, वो जो मुश्किलात हैं, वो और बढ़ेंगी। इसलिए संजय सिंह जैसे तमाम नेताओं को ये चाहते हैं कि महदूद करके रख दें, ताकि ये इलेक्शन प्रचार में जा ना पाए। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो भी इसी के मद्देनजर हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अलग अलग जगहों पे जा सकते थे। भाई इनको आप जेल के अंदर रखिए, कितना असर डालेंगे वो ठीक बात है, लेकिन अगर बाहर असर डालेंगे तो दरअसल संजय सर, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर 400 पार का नारा दे दिया था, लेकिन विश्वास जो है वो 272 सीटों का भी है नहीं। इसीलिए इस तरह की कार्रवाइयां विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार हो रही हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। ये डर है कहीं ना कहीं जो संजय सिंह को रोकने की कोशिश कर रहा है, और शायद ये जमानत की जो शर्तें हैं, जो ईडी की कपकपी है, शायद वो भी इसी वजह से लगी है। धनंजय जी, कोई आप शराब मामले पे बाहर जाके बोलेंगे नहीं, कोर्ट ने कहा है। आप दिल्ली और एनसीआर के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, कोर्ट ने कहा है। ईडी इतना डरी क्यों है कि अगर वो कुछ बोल देंगे तो कुछ ऐसा सच सामने आ जाएगा जो ईडी के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। ये कोर्ट ने क्यों कहा कि आप कुछ बोलेंगे नहीं? ये देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी इंसान बोल सकता है, और कम से कम जो जेल में रखा है अपने मामले में पक्ष रखने का उसको अधिकार है। वो ऐसा संजय सिंह क्या बोल देंगे जो बीजेपी की नींदें उड़ जाएंगी, साहेब परेशान हो जाएंगे, ईडी की कपकपी चढ़ जाएगी। संजय सिंह की जबान को बंद रखने की ऐसी कोशिशें क्यों हो रही? देखिए, ईडी जो कर रहा है तो जाहिर है उसके ईडी के पीछे जो शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो कर रहा है। ईडी के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी के ऊपर जो अधिकारी बना हुआ है, जो बॉस बना हुआ है, वो कर रहा है। अब एक बात, मैं टेक्निकल नहीं हूँ उतना कोर्ट के मामले में, लेकिन मैं एक तर्क शक्ति से मैं बहस करता हूँ, बात करता हूँ और समझता हूँ लॉ को। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी तो ऐसी कोई शर्त रखी नहीं गई थी। ये सुबह उठ करके निचली अदालत की कहाँ इतनी जो है ताकत आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें अलग से चिप्पी लटका, ये चिप्पी लगाना है। धनंजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें जो हैं वो निचली अदालत तय करेगी, ये कहा था। नहीं, ठीक है, जमानत की शर्तें तो कल पेश कर सकते थे ना। जमानत की जो शर्तें होगी वो कल ही ये कहा जा सकता था। ये अगर ये फिर दिया जाता है कि ठीक है हमने अभी नहीं तय किया, हम आके बताएंगे, तो फिर जमानत के लिए आपने ये क्यों दिया आपने? ये मैं अपने तर्क से बोल रहा हूँ। टेक्निकल की चीजें क्या है, वो आप टेक्निकल चीजें भी बदलती रहती है, वो भी जो है ना टेक्निकल चीजें आजकल पॉलिटिकल हो गई। जैसे कि जो है 2014 में हिमंता बिस्व शर्मा पे आरोप लगे, 2015 में बीजेपी में आए, वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये तो टेक्निकल है कि जांच शुरू हुई है तो जांच पहुंचेगी आखिर तक, जहां तक पहुंचना चाहिए जांच को, या तो अपराधी है या नहीं है, इस तक पहुंचना चाहिए। फिर वो 2015 में शिथिल, अब तक शिथिल क्यों है? ये टेक्निकल है, लेकिन कोई जवाब देगा इसका? तो वैसे ही जब आप जमानत देने के लिए गए थे, ईडी के लोग गए थे, तो क्या उनकी तैयारी नहीं थी? क्या वो बच्चों का है कि नहीं सर हम तो अपना पेंसिल भूल गए थे, अब रबर नहीं लेके आए, घर से आके लेके आएंगे, मम्मी को हमने फोन किया है कि ले आना। आप कोर्ट चला रहे हो यार, आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, देश की व्यवस्था के साथ खेल रहे हो। और आप देखिए कि आज जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि 25 अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ जो आरोप लगाए बीजेपी ने, और उनके साथ आ गए बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ, उनमें से 30 लोगों के केस बंद कर दिए गए, और 22 लोगों के खिलाफ जो केस है वो ठंडे बस्ते में चला गया। वो कब तक ठंडे बस्ते में रहेगा वो नहीं मालूम किसी को। तो ये क्या है? ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आप जो है न्याय को अपने तरीके से हैंडल कर रहे हो। ये समझ में आता है? आप अपराध को अपने तरीके से हैंडल कर रहे हो। जो आपके साथ है वो अपराधी नहीं है, जो आपके खिलाफ खड़ा है वो अपराधी है। ये न्याय व्यवस्था ऐसे नहीं करती। अब सुप्रीम कोर्ट वाले जो आपने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीचे की अदालत तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं एक कॉमन नागरिक होने के नाते, चूंकि हमारे यहाँ अधिकार है हमको बोलने का, हम ये सवाल क्यों नहीं करें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट जब जमानत दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट जमानत किस आधार पे दे रही है? खाली इस आधार पे कि ईडी ने कहा कि हमको अब जो है नहीं इनको रखना है जेल में या कस्टडी में, इसलिए हम जमानत दे दीजिए आप इनको। तो अगर ईडी अगर कह रही है कि जमानत दे दीजिए, तो जमानत देने का मतलब क्या होता है? उसका मुंह बंद कर दो, उसके कान बंद कर दो, उसकी आंखें बंद कर दो, फिर जमानत क्यों दे रहे हो भाई? खुली हवा में सांस लेने के लिए, तो खुली हवा तो वहां भी थी। तो आप जब इतने बंदिश लगाओगे कि लोकेशन आप शेयर करो, आप ऑफिसर को बताओ, आप फलाना करो, एक एक मूवमेंट पे आप ध्यान रखोगे,
तो जाहिर है ये आप ध्यान रख करके ये भी जानना चाहते हो कि ये पार्टी कर क्या रही है, तो पूरा का पूरी जासूसी कर रहे हो आप। और ये कहीं से मुझे नहीं लगता है न्याय संगत है, ये न्याय संगत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। जैसा कि नीरज झा जी बोल रहे थे, ये डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटर तो हमेशा डरता है, डरता है इसलिए कि वो गलत काम कर रहा होता है, इसलिए नहीं डरता कि वो सही काम कर रहा होता है। डरता डिक्टेटर इसलिए है कि उसको मालूम है, उसकी आत्मा भी कहती है, उसकी चेतना भी कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। गलत किस तरह पे है? देखिए आज बहुत एडवांस जमाना आ गया, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। जब हमारा लोकेशन गूगल ले लेता है, हमारा कॉन्टैक्ट का सारा डिटेल ले लेता है गूगल कि किस किस से आप क्या क्या करते हो, हम हर समय निगाह में, हम सड़क पे चलते हुए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अब जासूस कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। और फॉरेंसिक इतना मजबूत हो गया है, सबूत के आधार पर आप न्याय करते हो। न्याय का आधार क्या होता है? आस्था। न्याय का आधार होता है परसेप्शन, न्याय का आधार होता है सबूत। तो आप जब किसी को अरेस्ट कर रहे हो, कि इसको अरेस्ट कर रहे हैं और जमानत भी नहीं मिलेगी, तो आपके पास सबूत पुख्ता होने चाहिए। अगर पुख्ता सबूत नहीं है और इतने समय में अगर सबूत नहीं जमा कर पाए हो, तो लिखो आप कभी नहीं कर पाओगे। आप उसको धमका करके सामने वाले को कुछ बुलवा लोगे, कुछ लिखवा लोगे, कुछ करवा लोगे, वो न्याय नहीं है भाई, वो गुंडागर्दी है। इसको गुंडागर्दी इसी को कहते हैं कि गुंडा जो है, सिनेमा में आपने देखा होगा कि एक टेबल पे पिस्तौल रखता है और एक हाथ में बैग रखता है, बोलता है ये घर तुम्हारा जो है मेरा हुआ, ये जमीन मेरी हुई, अब ये बैग लो या पिस्तौल में गोली रखी है, वो कौन चुनना है। ऐसे आपने देखा होगा सिनेमा में विलेन ऐसे करते हैं। तो ये तो वही हो गया भाई। आपके पास सबूत है तो आप बताओ ना। अच्छा, फिर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, तो उसको बोलने से रोकने का मतलब क्या है? क्यों रोकोगे? क्या ऐसा बोल देगा तो फिर केस कर देना, उस पर अरेस्ट कर लेना वापस उसको कि आपने ये क्यों गलत बोल दिया। अभी तो राज्यसभा मेंबर है, राज्यसभा सदस्यता खत्म कर देना। तो ये कंप्लीटली डरे हुए लोग हैं। लेकिन ये क्या है? ये प्री क्लाइमेक्स चल रहा है। एक और बताऊं, जो डिक्टेटरशिप की बात कर रहे थे नीरज झा जी, अभी जो ध्रुव राठी है, उसने एक बढ़िया वीडियो पोस्ट किया है। हालांकि लगातार इधर वीडियो कर रहा है ध्रुव राठी। उसने क्या कहा है कि आप सब वोट दीजिए, ये बड़ी भारी लड़ाई है। बिल्कुल लड़ाई है, चूंकि अभी जो लग रहा है कि ये प्री क्लाइमेक्स इस संदर्भ में कहा कि अगर अभी इनका बिखर गया सब, तो क्लाइमेक्स बदल जाएगा, एंटी क्लाइमेक्स फिल्म हो जाएगी। और एंटी क्लाइमेक्स ये होगा, राहुल गांधी ने एक लाइन बोली है, वो भी असर कर रहा है। और राहुल गांधी ने कहा है कि सत्ता आज नहीं बदलेगी, कल बदलेगी, और जब बदलेगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत मतलब दूर तक जाता है। और जो उनका भय है, जो सिकंदर बने घूम रहे हैं, उनका भय जो है वो आसमान पे चला गया। उनको लगता है कि हम अगर इसको छोड़ दिए तो हमको नहीं छोड़ेगा। गुंडों में यही तो होता है। हमारे बिहार में खूब गोलियां चलती। कई लोग पूछते थे कि बिहार में इतनी गोलियां क्यों चलती है, तो मैं अक्सर बोलता था कि गोली हम चलती है कि संजय भाई और धनंजय कुमार में झगड़ा हो गया है, तो जो पहले मार देगा वो जिंदा रहेगा, जो लेट करेगा वो मारा जाएगा, इसलिए गोलियां चलती। हमारे यहाँ चाकूबाजी नहीं होती, लाठीबाजी नहीं होती, लपड़ थप्पड़ नहीं होता, हमारे यहाँ गोली चलती, इसलिए कि डर है कि अगर हम छोड़ दिए तो ये मार देगा हमको। तो वही कर रही राजनीति। इस लेवल पे थोड़े होती है राजनीति, थोड़े है यार। आपने क्या भट्ठा बैठा दिया देश का, आपने पूरी संस्कृति का भट्ठा बैठा दिया। दुनिया में आरएसएस को अगर थोड़ी भी तमीज कमीज समीज जो भी कहिए है, तो उनको अभी वापस लेना चाहिए था इनको, कि तुम तो भट्ठा बैठा दिए यार हिंदुस्तान का, तुम भारतीय संस्कृति का को गाड़ दिए जमीन के भीतर। यही भारतीय संस्कृति है। राम की बात करते हो, राम का 1% भी तुमने अगर रखा होता अपने पास, तो होता कि चलो कहीं खींचते खींचते जो है सतयुग से कलयुग में इतना खींच गया। लेकिन हर जगह पे आप जो है शर्मनाक घटनाएं कर रहे हो। अब कच्चा थीबू कल परसों उठाया था। कच्चा थीबू क्या है? क्या है कच्चा थीबू? मोदी जी को पढ़ना चाहिए पहले कच्चा थीबू क्या होता है। उनके पास फाइलें सब रखी हुई है। ऊट पटांग कुछ भी बोल देते हो यार, और तुम्हारे भक्त लेके दौड़ते रहते हैं। तो ईडी की तो कोई हैसियत नहीं है ना। ईडी तो अभी हमको आकर के पकड़ के लेके चला जाएगा। ईडी का क्या है? और पकड़ के लेकर चला जाएगा। कानून बना हुआ कि जमानत नहीं मिलेगी, आपको पकड़ के लेके चला जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। कल एक हमारे प्रोग्राम में एक दर्शक बोल रहे थे कि ये कल बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। हमने कहा प्रावधान है कि आप केस कर सकते हो, लेकिन केस अधिकारियों पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कहा जाएगा कि फिर अधिकारी काम कैसे करेंगे। तो क्या आप गुंडा बन जाए? हमको आपने बर्बाद किया तो हम भी जब जिस समय मौका मिले आपको मार दें, ये करें हम? यही देश, ऐसे देश चलेगा? तो गुंडे करते हैं कि समझो हमको आपने 20 साल जेल में बंद कर दिया, हम निकले, हम आपके खानदान को मार दें। जिसे सिनेमा में दिखाया था शोले में, आपने याद होगा, शोले में गब्बर सिंह ने क्या किया था? गब्बर सिंह को पकड़ा तो वो जाकर के ठाकुर के पूरे परिवार को मार दिया। यही ऐसा देश चाहते हो? ऐसी व्यवस्था चाहते हो? ये सड़ियल व्यवस्था, गुंडों वाली व्यवस्था चाहते हो देश में? तो ये देश के जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, या जो देश के थोड़े भी समझदार लोग हैं, वो नागरिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, या जो है कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, सीट्स पे बैठा हुआ व्यक्ति, उन सबको सोचने की जरूरत है। क्योंकि ये जो समाज बनाओगे,
बदले का समाज जो है, बदले का अंत नहीं होता है। आप मेरी एक आंख फोड़ोगे बिल्कुल तो ठीक आपकी बात है। दूसरी आंख भी इसका फूटेगी, कोई तय मानिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसका कोई विकल्प नहीं होता और बड़े अच्छे लोग हैं, कभी कानून को हाथ पे लेने की बात सोचते नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल नीरज भाई आपसे, ऐसी शर्तें लगा के, ऐसी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंद करा के, क्या सहानुभूति और नहीं मिल रही है और नुकसान खुद अपना नहीं कर रही है भाजपा? माइक अनम्यूट कर लीजिए नीरज जी, माइक 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 नीरज जी माइक। माफ करें सर। आज की डेट में भी अगर कोई ईमानदारी से दिल्ली के अंदर रिपोर्टिंग करे तो आम लोग ये कहते पा जाएंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही हमको चाहिए। उसकी वजह साफ है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट अरविंद केजरीवाल के थ्रू दिल्ली के लोगों को मिला हुआ है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है या आम आदमी पार्टी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है, वो कभी डर के, छिप के, सहम के उन्होंने राजनीति नहीं की। सही या गलत के डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं संजय सर। इसमें कई मामलों में हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनकी पॉलिसीज जो है कई मामलों में कम्युनिट हो सकती है, लेकिन डर के राजनीति उन्होंने नहीं की। चाहे वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात आप करिए, चाहे निर्भया वाला जो पूरा आंदोलन हुआ था उस वक्त की बात करिए, चाहे जब शीला दीक्षित की आलोचना किया करते थे उस वक्त की बात करिए, चाहे जब नरेंद्र मोदी की आलोचना ये करने लगे तब की बात करिए। आंखों में आंखें डालकर राजनीति करते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस वोट बैंक पर उछलती कूदती रहती है, जो आरएसएस ने तैयार किया हुआ है, उस वोट बैंक पर सेंध मारने वाली पार्टी और कोई दिखती नहीं है भारत में। कांग्रेस का जो वोटर है वो सेक्युलर वोटर है, या फिर अल्पसंख्यक वोटर है, दलित वोटर्स कुछ हैं, सपा बसपा, इन सब का जो वोटर बैंक है वो भाजपा के वोटर बैंक से कोइंसाइड नहीं करता है। सबके सबसेट्स अलग अलग हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिस वोटर को टारगेट करती है वो वोटर भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी है, अलॉन्ग विद ऑल दोज वोटर्स जिनको बाकी पार्टियां कम्पीट करती हैं। तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी प्रतिद्वंद्वी है, क्योंकि वो उनके पिच पर भी खेल सकती है और उन्होंने खेलकर दिखाया हुआ है और सफलता भी अर्जित की है। अब अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो उसी तरह की है उनके फैन क्लब में या फिर उनके वोटर्स के बीच, जैसी छवि नरेंद्र मोदी ने अपनी बनाई हुई है या बनवाई हुई है मीडिया के जरिए। तो आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को, जो लोग अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उनके हीरो को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसका हीरोइज्म बढ़ता है। और खासतौर पे अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरीके का अपना डिफेंस दिया, उससे उन्होंने दिखा दिया कि किस लेवल के और किस दर्जे के कम्युनिकेटर हैं वो। तो आपने उनको प्रताड़ित किया, लोगों के बीच में धारणा गई कि हमारे हीरो को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के मन में उसके प्रति एक सिंपैथी भी डेवलप हुआ और एक वो जज्बा भी डेवलप हुआ कि अब तो हम इसके साथ हैं। ये होता ही। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मुखालफत की और जिस तरीके से अडिग होकर वो बातचीत करते रहे और जो पूरा उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने डिफेंस में पोस्ट कर दिया, इसकी वजह से जो उसका वोट बैंक है, जो अरविंद केजरीवाल का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का समर्थक है, उसको एक शक्ति मिली है, उसको एक ताकत मिली है कि हमारा नेता लड़ रहा है प्रताड़ित होने के बाद भी, अब तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके साथ हो। दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग होते हैं न्यूट्रल से कि नहीं भाई हम इनके साथ भी पूरी तरीके से नहीं है, इसमें ये गलती है, ये खामी है, ये है, फलाना है, ढकाना है, लेकिन उन लोगों को भी दिखने लगा यार ये तो खुला खेल फरुखाबादी कर रहे हैं। और जो बदले की राजनीति की बात धनंजय सर कर रहे थे, वो लोगों को अब समझ में आ रहा है। और मैं एक बात इसमें ऐड कर देना चाहता हूं कि सर ने कई तरह की बातें की, धनंजय सर ने कहा कि क्या आप इस तरह का समाज बना देना चाहते हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो पैदाइश हुई आरएसएस की विचारधारा के साथ चलते चलते पैदाइश हुई है, और वो आरएसएस की जो विचारधारा है उसका लक्ष्य ही इस तरह के समाज का निर्माण था जहां उनके वैचारिक शत्रु या आलोचक रहे ही नहीं। बीएस मुंजे संस्थापक सदस्य थे, वो बीएस मुंजे जो है वो जाते हैं और मुसोलिनी से मिलकर आते हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों का जो शक्ति है, इन लोगों का जो मिलिशिया है, ऐसा मिलिशिया हम तैयार करना चाहते हैं। हिटलर को अडोर करते हैं। आरएसएस की जब मीटिंग होती है स्वयंसेवकों की 1942 में, तो आईबी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें हिटलर और मुसोलिनी की जीवनी पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। तो ये लोग चाहते क्या है? ये लोग यही चाहते हैं ना कि राजनीतिक आलोचक और राजनीतिक विपक्ष आपका जितना भी है बिल्कुल साफ हो जाए, आपका जो एजेंडा है वो खुलकर आप चलाएं और आपका पूरा एजेंडा कम्युनल ग्राउंड पे आप खेलेंगे। तो उसकी तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन
राहुल गांधी जिस ताकत के साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, जिस एक बात पर वो स्टिक रहे हैं कि हमें नफरत की इस राजनीति को खत्म करना है, और अब जो उन्होंने कह दिया है, कहा है कि सरकार में हमेशा तो रहने वाले नहीं, कभी ना कभी जाएंगे और हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, तो स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है इस बार भारतीय जनता पार्टी के। 10 साल शासन चला चुके हैं, मॉनिटरिंग होगी, स्टेक्स बहुत हाई है, सीधा आरएसएस पर खतरा है, इसीलिए साम दाम दंड भेद की नीति ये लोग अपना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि चलने वाला है। देश बड़ा समझदार है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी और धनंजय जी, आपने इतना समय निकाला, समय दिया, आभार आपका। तो ये थे 4 PM की परिचर्चा में आप सुन रहे थे दो काबिल पत्रकारों को, और हम बात कर रहे थे कि संजय सिंह से इतना खौफ क्यों लगता है आखिर। मुझको यकीन है चर्चा पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।